हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी जो हम आपको बता रहे थे वो जूलॉजी के बारे में बता रहे थे, उसमें सेकेंड चैप्टर चल रहा था, उसमें हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था। आज की जो हमारी क्लास है वो बॉटनी की है। बॉटनी में भी हमने आपको सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करा दिया है। सेकेंड चैप्टर जो कि क्या है, खाद्य उत्पादनों में वृद्धि की कार्यनीति, क्या उत्पादन होता है, उसमें कार्यनीति किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। उसमें हमने आपको पहला वीडियो बना दिया था। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हमने आपको स्पष्ट कराई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल ब्रीडिंग। मीन्स क्या है, पशु में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे, क्या है एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, पशु प्रजनन क्या है, पशु प्रजनन मीन्स जो है एनिमल हस्बेंड्री थी, उसमें हमने कई सारी चीज़ें बताई कि पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, डिजीज़ मुक्त उसको कैसे किया जा सकता है, कोई भी बीमारी ना लगे, अगर बीमारी लग भी जाती है तो उसको कैसे निपटारा किया जा सकता है। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है ये एनिमल ब्रीडिंग के बारे में है। इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जैसे पशुओं की जो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो पशुओं के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा, जो भी चीज़ उत्पादित हो रही है पशुओं से, चाहे हम मीट की बात करें, चाहे दूध की बात करें, अंडे की बात करें, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है एनिमल से ही प्राप्त होती है, तो उसकी उत्पादकता को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, कई सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि हमें उसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो भी एनिमल दूध दे रहे हैं तो उनकी उत्पादकता जो है, मान लीजिए 5 लीटर मिल्क दे रही है, तो कुछ ऐसा हम करें, कुछ ऐसा उनको खिलाएं। क्या हम खिलाएं, ताकि वो 5 से 7 या 10 लीटर मिल्क देने लगे। तो इस तरीके से क्या है वो आगे ग्रोइंग करने लगे, उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, जिसके कारण अगर वो स्वस्थ होंगी तो क्या होगा, उत्पादक क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, उसमें कोई डिजीज़ भी नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा, उनका जो वंश है मीन्स आगे जो जनरेशन है वो भी अच्छी नस्ल की होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रोग प्रतिरोधकता की। जैसे रोग प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, किसी कारणवश किसी भी जानवर एनिमल में अगर कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम किस तरीके से रोकें। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिजीज़ हो गई तो वो हम ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसको रोक पाना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो कि हम आसानी से उसको रोक सकते हैं, बस उसका हमें पता समय से लगना चाहिए। अगर समय से पता लग जाता है तो वहाँ पास हम रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अगर कोई डिजीज़ युक्त एनिमल है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ताकि वो दूसरे पशुओं में जो डिजीज़ है वो ना फैले और उसका फिर उपचार भी आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। हम उन्नत किस्म की चीज़ें हमेशा प्रयोग करते हैं, उन्नत किस्म की चीज़ें, अगर उन्नत पशु हैं तभी हम उन्नत किस्म की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी नस्ल अगर है तो उसी से हम अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी व्यवहार है, जंतुओं का व्यवहार किस तरीके से होता है हम जानते हैं। ठीक है, हर एक एनिमल क्या है अपने अपने तरीके से वर्क भी करता है और उसका भोजन भी अलग होता है, और किस तरीके से वो हैंडल करता है, किस तरीके से वो किसी भी चीज़ की उत्पादकता को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ये क्या करता है उसकी फीडिंग पर ही निर्भर करता है, किस तरीके का उसका खान पान है। मीन्स अगर वो क्लियर सब कुछ अच्छे से है तो फिर वो उसकी उत्पादकता वो क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, डिजीज़ कोई भी नहीं होगी अगर उसकी देखभाल सही तरीके से की गई है। यही अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए तो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, चाहे उसके वंश की बात करें, चाहे उसके खाने पीने की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें। ठीक है, अब पशु प्रजनन के प्रकार में अगर हम आ जाएँ तो इसके टाइप्स में सबसे पहले अंतः प्रजनन है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरब्रीडिंग। ठीक, टाइप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइप्स में सबसे पहले क्या है, अंतः प्रजनन, जिसे हम इंटरब्रीडिंग कहते हैं। इंटरब्रीडिंग, ठीक है, अंतः प्रजनन क्या होता है। अब देखिए, आपस में घनिष्ठ संबंधित नस्ल पशुओं में क्या है, अनेक पीढ़ियों तक हम करा सकते हैं। मीन्स क्या है, किसी भी की भी हम जो रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, किसी एक अच्छी नस्ल को ले लें और एक थोड़ी सी कम अच्छी नस्ल को ले लें, अगर उनमें हम ब्रीडिंग कराएंगे तो आने वाली जो संतान होगी या आने वाली जो पीढ़ी होगी वो अच्छी नस्ल की होगी।
यदि हम बेकार की पीढ़ियों को दोनों अगर हम कराते रहे प्रजनन, तो उससे उत्पन्न जो संतानें होंगी वो भी क्या होगी, घटिया किस्म की नस्ल की होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे जो पेरेंटियल होते हैं या जनक जो होते हैं उनका चुनाव करना चाहिए, ताकि उसमें ना ही कोई डिजीज़ हो, ना ही इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कुरीति हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे उसकी संतानों में या जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है वो सारी। हमेशा हमें ऐसे नस्ल का यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइजेशन में, ऐसे जनक का निर्माण यूज़ करना चाहिए ताकि उससे उत्पन्न जो संतानें हों वो भी कैसी हों, अच्छी किस्म की संतानें हों। ठीक है, अगर अच्छी किस्म के जनक के साथ अगर हम हाइब्रिडाइजेशन या रिप्रोडक्शन कराएंगे तो उससे उत्पन्न जितने भी जीव होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, जब हम मेल और फीमेल का अगर हम फ्यूज कराएंगे तब अच्छी किस्म की जाति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद क्या है, अंतः प्रजनन का अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व के बारे में अगर हम बताएं तो इसका महत्व क्या है, अंतः प्रजनन द्वारा जो होमोजाइगोसिटी है इसमें वृद्धि होती है। इस विधि में क्या होता है, जो वंश हमारा चल रहा है वो हमेशा प्योर बना रहता है। अगर हम अच्छी किस्म की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल अगर उसकी जात अच्छी है तो पूरी तरीके से क्या होगा, अच्छी किस्म की ही आगे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। इसके बाद क्या है, अप्रभावी हानिकारक जीन समष्टि से निकल जाती है। जितने भी बेकार के लक्षण होते हैं, अगर हम अच्छे लक्षणों का चुनाव करके उनमें ब्रीडिंग करा रहे हैं तो जो बेकार है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो बाहर हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो भी आने वाली जनरेशन है वो भी अच्छी नस्ल की हो। ठीक है, तो अगर इसकी हम कमियों की बात करें तो कमियों में क्या है, इसमें हानिकारक अप्रभावी जीन प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम ब्रीडिंग कराते हैं तो कुछ ऐसे कैरेक्टर रह जाते हैं जिसके कारण जीन के जरिए वो क्या होते हैं, हानिकारक जो प्रभाव होते हैं वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये इसकी कमियाँ हैं। ठीक, अब दूसरे पॉइंट की बात करें, बही प्रजनन, जिसे हम आउटब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बही प्रजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, आउटब्रीडिंग अब क्या है, बिना किसी संबंध के पशुओं के आपस में किसी प्रजनन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मतलब किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता है, उसके बाद भी अगर हम वहाँ पास प्रजनन या रिप्रोडक्शन की क्रिया को करा रहे हैं तो ऐसा जो प्रजनन होता है वो बाह्य प्रजनन कहलाता है, जिसे हम आउटब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, एक ही नस्ल के ऐसे जंतुओं के बीच जो किसी एक पूर्वज की संतति ना हो, आपस में संबंध ना हो। ठीक है, मतलब क्या है, किसी भी का भी हम अगर रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो वो कैसा होना, क्या ना हो, उसमें पूर्वज से मिलता जुलता ना हो, मीन्स एकदम डिफरेंट हो, एकदम अलग हो, तब उसका फर्टिलाइजेशन हम कराएंगे तो आउटब्रीडिंग कहलाएगा। इसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन होता है मीन्स अलग अलग नस्लों के बीच कराया गया संकर या संकरण। ठीक है, अलग अलग अगर हम नस्ल ले रहे हैं, मतलब चाहे हम किसी भी एनिमल की बात करें, चाहे हम मुर्गी लें, बकरी लें, किसी की भी अगर हम आउटब्रीडिंग करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो नस्ल होगी वो अलग अलग के बीच में अगर कराएंगे तो वो आउटब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे उत्तम चीज़ें होती हैं जो कि आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे अंतः प्रजनन जो होता है, अंतः प्रजनन की समस्या उभरने से सहायता मिलती है। मतलब अगर हम इंटर ब्रीडिंग को नेग्लेक्ट करते जाएं और बाह्य ब्रीडिंग अगर कराते रहें तो उससे क्या होगा, अच्छे लक्षणों का विकास होता जाएगा। इसके बाद क्या है, पशुओं को निम्न स्तरीय दुग्ध उत्पादन क्षमता, निम्न स्तरीय मांस उत्पादन क्षमता का उन्नयन। मतलब क्या है, पशुओं में क्या है, अगर किसी कारणवश वो कम दूध दे रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से चुनाव करें, ऐसा चुनाव करें कि वो अच्छी किस्म की हो, ताकि जो दुग्ध उत्पादन है वो भी आसानी से और अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम संकरण की बात करते हैं या क्रॉस ब्रीडिंग जिसे कहते हैं, ठीक, क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण क्या होता है, एक नस्ल के उत्तम नर का दूसरी नस्ल के उत्तम मादा के साथ अगर कोई भी संकरण कराया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संकरण के नाम से जानते हैं। मीन्स क्या है कि एक अगर मेल है वो अच्छी नस्ल का है, दूसरा भी क्या होना चाहिए, अच्छी नस्ल के मादा होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, तब उसका अगर हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे तब वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या है,
मधुमक्खी पालन जो है वो सारी चीज़ें इसमें आती है। मधुमक्खी पालन अब आपको पता ही है मधुमक्खी पालन में क्या होता है, जिसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी का जो साइंटिफिक नेम है वो एपिस इंडिका है। ओके, मधुमक्खी में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, नेक्टर फूलों से जो शहद वो होता है मकरंद, उसको चूसती हैं, लाती हैं और वहाँ पास क्या करती हैं, एक छत्ता टाइप फाइल बना लेती हैं जहाँ पास वो सब एकत्र करती रहती है। इसमें जो मधुमक्खी है 3 टाइप की होती है, एक की होती है फीमेल होती है, एक मेल होती है और एक श्रमिक मक्खी होती है जिसे हम वर्कर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, अपना अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। जो रानी मक्खी होती है जिसे हम फीमेल भी कहते हैं, वो क्या है, उसका नाम केवल काम क्या होता है, केवल अंडे देना, मीन्स प्रजनन की प्रक्रिया को करना। जो मेल होती है, मेल का काम भी क्या होता है, और यही रिप्रोडक्शन की क्रिया को अंजाम देना। और जितना सारा काम है, चाहे वो किसी तरीके का काम हो, छत्ता बनाना, मकरंद लाना, नेक्टर लाना, उसको आगे बढ़ाना, सारी चीज़ें या सफाई, सारी काम क्या करती है, वर्कर जो बीज होती हैं वो करती है। ठीक है, तो यहाँ पास जो मधुमक्खी है इसमें केवल जो नर मक्खी होती है उसका काम केवल रिप्रोडक्शन होता है और जैसे ही रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करते हैं उसको मार के भगा दिया जाता है। ठीक है, और जो उसके अंदर रहती है वो कौन रहती है, जो रानी मक्खी होती है वो वहाँ पास रखती है और देखभाल करती है। और श्रमिक मक्खियाँ चारों ओर उसके रहती हैं, प्लस जितना भी और सारा काम होता है, चाहे किसी का भी काम करे, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें करती है। और अगर कोई इसी कारणवश कोई भी शत्रु आ जा रहा है, कोई रेमी आ जा रहा है, तो रक्षा करने का काम भी हमारी कौन करती है, जो वर्कर मक्खियाँ होती हैं वो सारी ये सब काम करती हैं। मधुमक्खी की बहुत सारी जातियाँ होती हैं, जैसे एपिस डोरसेटा होता है, क्या है, एपिस डोरसेटा और एपिस इंडिका। इसके बाद एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, इस तरीके से ये क्या है, बहुत सारी मक्खियाँ, इनकी क्या है, बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं जो अलग अलग टाइप में अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं और अलग अलग तरीके का व्यवहार करती हैं। ओके, इसके बाद मधुमक्खी पालन में इसका आर्थिक महत्व अगर हम बात करें तो मधुमक्खी पालन में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो शहद का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा हनी बी होता है। ठीक, तो शहद का निर्माण में ये मधुमक्खी बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है और इसमें क्या होती है, लगभग 80% जो होता है वो शुगर प्रेजेंट होता है और बहुत सारे और भी वर्णक या और भी शर्कराएँ जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें 2.1 ग्राम जो शहद होता है उससे 67 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे रोगों में भी, चाहे हम फीवर की बात करें या अल्सर की बात करें, उन रोगों के उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करें तो मोम के निर्माण में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके बाद सरसों, सूरजमुखी जैसी फसलों में क्या करती है, बाग में मधुमक्खी पालन बहुत ही अच्छी वृद्धि करती है, क्योंकि वहाँ पास से वो तुरंत क्या करती हैं, फूलों से रस चूसती हैं और अपने छत्ते में जाती हैं, उसमें रहती हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ क्या होता है, जो शहद का निर्माण होता है बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में था। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, आगे आप लोग देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।